प्यार भरे नमस्कार। हिंदी की दूसरी कक्षा में आपको स्वागत है। कल तक तो हमने जान लिया कि बेनी माधव तो जमींदार थे, तो उनके पूर्वज बहुत धन संपन्न थे। उनके दो बेटे थे, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह तो पढ़ाई पर बहुत दिलचस्पी रखने वाले इंसान, तो वह आयुर्वेदिक वैज्ञानिक विचार पर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उनके संपूर्ण विपरीत विचार के तौर से कहे लाल बिहारी हट्टा कट्टा सजीला जवान है। तो रोज़ 200 दूध पीती थी। ये सारे विचार तो इनका हो तो श्रीकंठ बस उनके विचार में पढ़ाई और देश के सांस्कृतिक विचार के तौर से संप्रदाय के विचार से संयुक्त परिवार पर ज़्यादा मान रखने वाले में थे। इनका विवाह भूप सिंह की बेटी आनंदी से होती है। सर्वगुण संपन्न आनंदी भूप सिंह की चौथी लड़की है। बाद जब श्रीकंठ को उन्होंने देखा तब उनके विचारों पर तो आकर्षित होके तो आनंदी का शादी तो श्रीकंठ सिंह के साथ हो जाता है। जिस वैभवयुत जीवन पर तो जीवन यापन किए हुए आनंदी जब ससुराल आ जाता है, वैभव जीवन के लेश मात्र निशानी भी तो ससुराल में दिखाई नहीं देती है। पर आनंदी ससुराल में इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि जैसे उन्होंने वैभव जीवन को देखा तक नहीं है। तो कहते हैं बड़े लोग, तो गुण जो होता है या वैभव जो होता है बस ये पैसों से नहीं बल्कि गुण से होना चाहिए। गुण ही सर्वसंपन्न विचारधारा मान लिया जाता है। तो आगे जा होता है, एक दिन जिस तरह लाल लेके आ जाता है, उस चिड़िया को बाबूजी से देकर यानी भाभी से देकर उसे बनाने के लिए कहते, जब मांस पकाते समय घी डालना था तो हांडी में पाव भर घी थी। इस पाव भर घी को तो आनंदी इस मांस पर डाल देती है पकाते समय, क्योंकि वैभव जीवन पर पले हुए इस आनंदी को किफ़ायत का जानकारी थोड़ी सी कम थी। किफ़ायत ना जानने वाली तो आनंदी जितना घी थे वो सब यहाँ मांस में डाल दिया। जब खाने पर बैठ जाता है लाल बिहारी तो घी मांगता है तो वहाँ घी नहीं थी। इस बात पर यहाँ थोड़ी सी झगड़ा हो जाता है। तो वो मायके में शायद घी की तो बहुत बड़ी धारा ही क्यों ना हो, तो इस तरह की बातें जब लाल बिहारी आनंदी से माय के बारे में बातें करते थे तो आनंदी की गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि लड़कियां तो अपने के लिए कुछ भी कह सा लेती है पर अपने मायके के बारे में जब आ जाता है विचारधारा थोड़ी गुस्सित हो जाते हैं। वही विचार यहाँ आनंदी के हिस्सा पर भी होने लगे। और आगे हम जो विचार के तौर से कहे इस विचार आगे बढ़ गई। जब जैसे शनिवार के दिन जिस तरह श्रीकंठ घर वापस आया करता था, तो शनिवार तक आनंदी कोप भवन में बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगे। जैसे श्रीकंठ आते ही पंचायत में बैठे तो लोगों से मुलाकात की, दोस्तों से मिले, लोक रूढ़ी बातें की, इस गांव के उस गांव के विचारों पर चर्चा चलाई। रात होते ही तो खाने के लिए जब वो वापस घर लौटता है तब लाल बिहारी यानी श्रीकंठ सिंह के भाई उससे क्या सारे विचारधारा यहाँ बताते हैं। जो विचार उसे बताना चाहिए था, यानी जो विचार थे उसे थोड़ा सा भड़का के वो बताते। श्रीकंठ सिंह को सही विचार तो मालूम नहीं थे, पर जिस विचार को लाल बिहारी ने कहा उसे वो मान लेते हैं। तो बाद में जब वो कमरे में चले जाते अपनी पत्नी से मुलाकात होती, पत्नी जो सुबह के सारे विचारधारा तो यानी 2 दिन से जो विचार हुए थे वो सारे विचार को अपनी पति से कह देते हैं। जब श्रीकंठ को गुस्सा आ जाता है, जो कड़ाव फेंका गया है तो मेरे पीछे मेरी पत्नी पर, तो शायद उसे सहना मुश्किल होता है, क्योंकि पत्नी का रक्षण करने का उत्तरदायित्व तो पति का होता है। जब इस विचार जब उसके कानों पर पड़ जाता है, रात भर वो करवट बदलते रहते यानी बेचैन सा लगता है। यह तक हमने कल की क्लास में जान चुके थे। आज आगे के विचार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, श्रीकंठ जब बाप से इस विचार पर बात कर लेता है
बाप कहता है तो स्त्रियों के बातों पर मत आ जाना, वो झगड़ा बढ़ाते हैं। पर ये विचार पर वो सहमत नहीं होता है। तो जब मैं इस घर में रहती तो कोई और बातें, तो घर में ना रहता हूँ, किसी और जगह पर मैं नौकर हूँ, तो यहाँ मेरे पीछे मेरे पति पर गालियाँ तो देना तो कोई बात नहीं, पर यहाँ कड़ाव फेंकने तक है तो ये सहमत होने वाली बात तो है नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभाल गई है। जिस संयुक्त परिवार को विभाजन होने से तो यहाँ श्रीकंठ सिंह ने बचाया था, उसे समझाया था। पर जिस स्त्री के मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। तो पशु और मानव में थोड़ी सी अंतर होता है। मनुष्य तो पशु से थोड़ा सा अक्लमंद रहता है, तो चिंतन मंथन करने के विचार उसमें होता है, पशु में उतना है नहीं। पर यहाँ जो क्रिया हुआ है पाशविता क्रिया है, तो आक्रमण हुआ है अपनी पत्नी के ऊपर, ये उसे सहमत होने के बाद तो है नहीं। तो कह रहे ये अन्याय, घोर अन्याय है, क्योंकि मुझे भगवान के दरबार जाते समय इनके लिए उत्तर देना चाहिए ने। तो पत्नी का रक्षा करने की उन्होंने कसम ली है ना, शादी के वक्त पर कसम लिया जाता है, तो मैंने लिया है तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है। तो सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता, तो बड़प्पन है मेरा, क्योंकि लाल बिहारी को मैंने दंड नहीं दिया, बल्कि मैंने उसे बस तो ऐसी बातों से समझाने की कोशिश की, उसे मैंने दंड नहीं दिया। वही तो मेरी बड़प्पना है। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, तो थोड़ा सा शांत है, शायद बातों से श्रीकंठ सिंह मान लेता है, पर ऐसा नहीं हुआ तो उसे भी थोड़ा सा गुस्सा हो आ गई। ऐसी बातें और ना सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, तो भाई पहला बाद में पत्नी, यानी पुरुष प्रधान विचार को यहाँ फिर से यहाँ बताने जा रही है। उससे जब कभी भूल चुका हो उसके कान पकड़ो, लेकिन घर छोड़ने वाली बात मत कहना। जो उन्होंने भूल चुकी है तो गलती की है, कान पकड़ के उसे समझाओ, बस इसके अलावा घर छोड़कर जाना, संयुक्त परिवार की विभाजन होने का बातें नहीं किया करो। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। उससे आ गई, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। जो भाई भाई में इतनी तो आत्मीयता थी, पर देखिए तो विचारधारा किस तरह से मोड़ को बदल देता है। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे पड़े, अपनी पत्नी के बातों पर आ गए हो तुम। श्रीकंठ कहता है, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण, उनकी क्रूरता, कड़ाव फेंका है उसने। तो ये बहू जो है ना घर की लक्ष्मी होती है, तो खासकर ये उनसे बड़ी है, तो उसे इज्जत करनी है, माँ की दर्जा वो ली है, तो ऐसे औरत पर अगर वो कड़ाव फेंक रही है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो कह रहे यहाँ पे तो ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, तो बहुत समझाया, तो फिर भी वो श्रीकंठ मानते नहीं, लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहार ने कोई अनुचित काम किया है। ये बड़े बेटे को समाधान करने पर ही तुले हुए है, पर ये छोटा बेटा जो गलत किया है उसे समर्थ कर रही है, गलत बात कर रही है बेनी माधव बड़े होने के नाते। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे। तो लोग तो जानते हैं ना, अपने घर में कुछ भी हो जाए उसके एहसास हो उसे नहीं होता है, बाजू के घर में तो पड़ोस के घर में जो विचारधारा होता है उसे जानने के लिए कौतूहल का ज्यादा होता है, कुतूहल ज्यादा होता है, क्या है क्या जिज्ञासा होता है उन लोगों के लिए। अपने घर को छोड़ देते हैं, पराये घर के बारे में कुतूहल ज्यादा व्यक्त करते हैं। वैसे यहाँ पे तो उनके घर में होने वाले विचारों को जानकारी लेने के लिए सब लोग एक एक बहाना करके आने लगे यहाँ पे। तो देखिए कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। क्यों हर्ष हो जाता है? क्योंकि गांव की कुछ ललनाएं इनकी संयुक्त परिवार के मान रखने के विचार से तो थोड़ी सी व्यक्त कर रहे थे ना, उसे सच में माने तो वो शत्रु मानते थे श्रीकंठ सिंह को। ऐसे वक्त पर ये विचारधारा
जो है ना उसे ऐसा लगा बहुत खुशी की मौका वो मिल रही है, बहुत खुशी का एहसास होने लगी उसे। तो यह बहुत खुशी को महसूस कर अनुभव करने लगी। तो पत्नी के बातों को मानकर वो अपने पिता से कर रही है। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने उनकी आत्मा मिलने लगी। दोनों पक्ष कौन सा पक्ष है? एक तो आनंदी की पक्ष है यहाँ पे यानी श्रीकंद सिंह का है, दूसरा यहाँ पे बेनी माधव का है। तो कह रहे हैं यहाँ पे वाणियां सुनने के लिए, मधुर वाणी ये व्यंग्य की बात है। तो मधुर वाणी का मतलब यह व्यंग्य व्यक्त हो, तो मधुर वाणी तो है नहीं बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पे व्यंग्य का तो इस्तेमाल है। तो गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी है, गांव होते तो है ना जो जहाँ पे समाज है तो अच्छे लोग भी रहते हैं, तो यहाँ पे कुटिल व्यक्ति भी रहते हैं। तो समाज ही ऐसा है ना, दो मुकड़ा रहने वाले विचारधारा से है। जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे, तो आदर्श प्राय कुटुंब है, मान रखने वाले, सबके लिए मार्गदर्शन देने वाले कुटुंब थे। इससे थोड़ा संचलन है। तो आप जानते हैं ना, किसी की बढ़ती हो रही है, किसी यहाँ ऊपर आ रही, उभर कर आ रही है, तो क्या होता है, जलन हो जाता है। जो हमें नहीं मिल रही है उसे मिल रही है, तो उसे बात को लेके है ना जलन होता है। जो जलन की जो विचारधारा को स्पष्ट से रूप में वो कहा नहीं सकते हैं, ऐसे मौका वो ढूंढते रहते हैं। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, बाप की बातों पर आ चुके हैं, बाप की बातों को वो मानते हैं, इसलिए वो दब्बू है, दबने वाला दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी इसलिए वो किताबों का वो रोज पढ़ाई करते थे ना, कुछ डिग्री इसलिए वो किताब की कीड़े है, बुकवर्म कहलाने लगे। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगन की रसीद दिखाने के लिए बहाना बना के आने लगे। हुक्का पीने के लिए, हुक्का एक तरह से क्या है, सिगरेट की जैसे होती है, और दूसरा लगन की रसीद दिखाने के वास्ते। शायद एक अच्छे से इंसान हो तो या अच्छे परिवार के है तो ऐसे मौके पर नहीं आया करते, पर यह है ना जानबूझकर उसे देखने के लिए उत्साह दिखाने वाले, वैसे लगन की रसीद दिखाने के वास्ते वो लोग वहाँ आने लगे। इन भावों को जब लोग आने लगे, बेनी माधव तो अनुभवी इंसान तो है ना, तो वो इस विचार को ताड़ गए। ताड़ने का मतलब होता है समझ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। ताली बजाने का अवसर यानी आनंद लेने का अवसर हम नहीं देंगे, इस मौके का फायदा उठाने का हम नहीं देंगे। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, उसकी त्योरियां बदल गई। तो गुस्से वाले बातें जो ना थोड़ा सा धीमी गति पर आ गई, तो डिक्रीज लेवल पर हो गई। बेटा मैं बाहर का इंसान तो जो चीज है करो, अब तो लड़के से अपराध हो गए, जो तुम्हारे मन में वो कर अपराध छोटा है ना, गलत तो किया है उन्होंने। इलाहाबाद का अनुभव रहित जल्लाए हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। इलाहाबाद में रहने वाले नेकी दिल का इंसान है, इस षड्यंत्र वाले बातों पर उसे कोई अकल नहीं है, इस षड्यंत्री बात को वो समझ नहीं सका। तो उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थे, तर्क देना वो जानते थे, डिबेटिंग क्लब में तर्क करते ना वो जानते थे, पर ये षड्यंत्र के विषय उसे मालूम नहीं है। इन हथकड़ों की उसे क्या खबर थी, इस षड्यंत्र का उसे क्या खबर है। तो यहाँ पे हथकंडो मतलब क्या होता है, यहाँ पे षड्यंत्र, उस षड्यंत्र का उसे कोई खबर नहीं है। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में ना आया था, बाप ने बात को पलट दिया था, ये बात उसके समझ में नहीं आई। तो मैंने बता दी ना, वो नेकी दिल सीधा साधा इंसान है। जब क्या होता है ना, लोग जब सीधा साधा इंसान होता है उसको गलती करने पर मजबूर कर देते, समझ गए ना, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता, तो सीधे से बता दी कुछ बोलना नहीं है, हम आइंदा लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहेंगे। बेनी माधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर
ध्यान नहीं देते हैं। बुद्धिमान अक्लमंद लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वो मूर्ख है, पत्नी मूर्ख है, तुम तो अक्लमंद हो, तो उनके बातों पर ना आ जाओ। वो बेसमझ लड़का है, उसमें थोड़ा सा समझ कम है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। तो बड़े होकर क्षमा करना, तो आजकल हमारे घर में भी ऐसा हुआ करते हैं ना, बड़े हो तो बड़े ही रहेगा ऑलवेज, तो छोटा हमेशा छोटा ही रहेगा, छोटा कभी भी बड़ा नहीं हो सकेगा, बड़ा हमेशा बड़ा ही रह पाएगा, है ना। कितना मुश्किल होता है, तो इसे बड़ापन ही दिखाना चाहिए। श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, तो कभी भी नहीं सह सकता इस दुष्टता को, जो गलती उन्होंने की है अपनी भाभी के साथ। भाभी क्या है? मात्र दर्जा लिए हुई औरत है, यहाँ पे घर की लक्ष्मी है। ऐसे औरत के साथ बदतमीज से बिहेवियर किए हैं उन्होंने। या तो वही घर में रहेगा या मैं, दोनों में से एक होना है। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिएगा, मैं अपना भार आप संभालूंगा। तो हम जानते हैं किस तरह के जीवन यापन करना है। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। तो एक पक्का डिसीजन पर आकर, निर्णय पर आकर रह गई, एक तो लाल बिहारी को इस घर में रहना है या मुझे। लाल बिहारी सिंह दरवाजे के चौखट पर चुपचाप खड़ा बाई की बातें सुन रहा था। चौखट पर, दहलीज पर तो खड़े होके है ना, बाई की सारे बातें सुन रही थी। वो उनका बहुत आदर करता, मान रखता था, आदर करते, सम्मान देते थे, प्यार थे उनमें। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले, ये पान खा ले। जब हमें ज़्यादा गौरव होते ना, उसके सामने हम हुक्का नहीं पीते, यानी पाँव के ऊपर पाँव डाल के बैठते नहीं। ये सम्मान की बातें होती, हमारे आवाज़ ऊंचे स्तर पर नहीं होते, क्योंकि इसका कारण क्या है? हमें उतनी काबिलेपन नहीं है, नहीं गौरव देने के विचार है। हम किसी की किसी की बातों को अगर मानते हैं, इसका अर्थ है कि तो हम उससे तो पिछड़े गए हैं या नीचे के स्तर पर है, नहीं, उनको देने वाले मान सम्मान के विचार, इसलिए हम मानते हैं। समझ गए ना, ये हमारी वीकनेस तो है नहीं। तो वैसे तो यहाँ लाल बिहारी के विचार में ऐसी नहीं है, वो बहुत चाहते थे अपनी बाई को, इसलिए बाई के सामने हुक्का नहीं पीते थे, चारपाई पर नहीं बैठते थे, कभी भी ऊंचे स्तर पर बात भी नहीं किया उन्होंने। उसे कभी इतना साहस भी नहीं हुआ था, बाप का भी वो इतना मान ना करता था, बाप को भी इतना मान नहीं रखते थे वो। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, श्रीकंठ भी अपनी भाई को उतना ही चाहता था। अपने होश में उन्होंने कभी उसके दुड़का तक ना था। तो कह रहे प्यार से भी डांटना, दुड़कना मतलब डांटना, यहाँ पे प्यार से भी, है ना, थोड़ी सी आंखें बड़ा करके, गुस्से से, प्यार के भी गुस्सा होता है ना, तो गुस्से अनेक तरीके से होते। अपनापन करने वाले से ज़्यादा गुस्सा हो जाए, अपना तो अपना कहकर ज़्यादा गुस्सा व्यक्त करना, प्यार से गुस्सा व्यक्त करना, सचमुच घटना के आधार पर गुस्सा व्यक्त करना। तो कभी भी उन्होंने तो प्यार से भी उन्होंने डांटा नहीं, दुड़का नहीं दी है इन्होंने। जब वो इलाहाबाद से जाते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते, प्यार से। मुकदार की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी, वो रेसलिंग पर है ना, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, तो लकड़ी के कुछ सामान्य डंबल्स जैसे बोलते ना, उसे उन्होंने बनाई थी अपने प्यारे भाई के वास्ते। तो उन्होंने पुलक तो फिर से क्या है ना, नाग पंचमी के दिन दंगाल में, कुश्ती में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उस गले से लगा लिया था। जब कुश्ती में वो जीत गए, सीधे अखेड़ पर जाकर उन्होंने क्या किया था, अखाड़े में ही अपनी भाई को गले से लगा दिया और 5 रुपए इनाम दिए थे उन्होंने। ऐसे बाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लान हुई। तो यहाँ पे कह रहे ऐसी बात, हृदय को विदारक करने वाले, बेदने वाले, घात पहुंचाने वाले बात को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। तो कह रहे ग्लानी भी हो गई, पश्चाताप भी हो गई। यहाँ पे वो फूट कर रोने लगे। तो फूट फूट कर रोना है ना, मन से निकालने वाले, रोने के लिए बहुत है ना ड्रामाबाजी रोना भी होता है, तो मन से जब निकलते ना, कंट्रोल नहीं होता है, अंतरात्मा से निकलने वाली भावना ये है यहाँ पे।
तो क्या ना, अपना कहने वाले जब डांटते हैं ना, मन को चोट पहुंचता है, वही हुआ है। तो भाई भाई के बीचों में बहुत आत्मीयता थी। जब भाई ने, जिसे वो बहुत अपना समझ चुके थे, मान रखते थे, प्यार करते थे, ऐसे भाई उसे डांट रहे, उसे सहना थोड़ा सा मुश्किल हो गई। ऐसे लगा हृदय विदारक बातें हैं ये। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। बाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते, भैया क्या कहेगी मेरे बारे में, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, तो उसके साथ सम्मुख मैं कैसे जाऊंगा, सो उसके सामना मैं कैसे करूंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। जब गलती करते हैं ना, आंखें नहीं उठ पाएंगे, है ना, पलकें बंद हो जाता है, नीचे हो जाता है, अपने आप हो जाता है, लज्जा से भी कभी कभी होता है। तब हमने गलती की है तो आंख में आंख डाल के बातें नहीं करेंगे। अगर हम कभी क्या है ना, मन से नहीं बोलते हैं तो बोलने के लिए बोलते, तब भी आंख में आंख मिला के बातें नहीं करेंगे। जब हम आंख में आंख मिला के बातें करते हैं, मतलब हम परफेक्ट है, हम सीधे सही है, तो इसलिए हम बातें करते हैं। तो उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, वो समझ, तो उसे बुलाएंगे, समझा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पर ऐसा तो हुआ नहीं, कुछ और ही निकला यहाँ पे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया, निर्दयता की, कठोरता की मूर्ति को देखा तो भाई के दूसरी रूप सामने आ गई। वो मूर्खता, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। वो मूर्ख है, जो गलती किया वो मान लेता है, पर क्या ना, भैया अन्याय करे, क्यों भैया मुझे इस तरह से डांट रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कहा देते, इतना ही नहीं, दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर बाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहना गया। जब जिसे हम ज़्यादा यानी बहुत पसंद करते हैं, वो हमसे इस तरह से व्यवहार करे, उसे सहना बहुत मुश्किल होता है, समझ गए ना। तो ऐसा लगता है शायद संसार से हम दूर चले गए। तो वही हुआ है, जिस बाई को वो मान देते थे, तो सम्मान देते थे, तो प्यार देते थे, ये भाई आज इस तरह की बातें कर रही है। उसे बहुत बुरा लगे। उसे वो रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई या ना समझे कि रोता था। तो हमारी समझ में है ना, लड़कियां रोएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो लड़कियों के पलके पर आंसू होते, पर जब लड़का रोता है तो कहते मर्द हो के रो रहे हो, इसका मतलब क्या, मर्द को रोना ही मना हो, है ना। आज भी वैसा है, तो लड़के हो के तुम रो रही हो लड़कियों की जैसे, इसका मतलब है लड़कियों के पलकों में तो आंसू रहता है, जब भी चाहे आ जाएंगी गंगा तुंगा की जैसे। तब कह रहे भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ घर में ना रहेंगे। भाभी से जाकर, जिस भाभी के साथ उन्होंने अन्याय किया था, तो कड़ाव फेंके थे, ऊंचे स्तर से बात की, वही भाभी के पास जाकर सारे ब्यौरा बता देता है। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब मैं जाता हूँ। वो मेरे मुंह नहीं देखना पसंद करते, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, मुझसे जो अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भराया, रोना आया उसे। बात करते करते है ना, मन की जो उद्वेग की भावना होता है ना, वो बाहर निकलने, भावना जो भावना से भरी हुई, ऐसे वैसे रोना कुछ और बात है, ऐसे ऐसे बातें करना तो भावना भरी फीलिंग के साथ होता है ना, सारी बातें बाहर निकल दी गई। और कह रही है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था घर छोड़कर जाने वाली बात के बारे में हो जाएगा। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आया। बाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतर कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। जब भाभी को कह के बाहर आ रहे थे, अचानक श्रीकंठ सिंह का आना वही राह पर हो गई। तो लाल बिहारी को देखकर क्या किया, मुंह फेर कर वो चले गए। ऐसे कर रहे हैं, उसके परछाई से उसे नफरत है, उसकी शैडो से उसे नफरत है, यानी
आदमी से नहीं बल्कि उसकी परछाई से दूर। जब हम परछाई से नफरत करते कब? जब हम मन से उसे धिक्कारते हैं, समझ गए ना? मन से जब हम नफरत करते हैं ना, तभी तो ऐसा होता है, उसकी परछाई से भी हम नफरत करने लगते हैं। उसके हर एक बात हमें नफरत दिलाने वाले होते हैं। आमतौर से ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हुआ जाता है। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन परंतु अब मन में पछता रही है। तो जो उस समय की बात थी, उसे मायके बातों में आकर, मायके विचार जब उसके मन में आ गई, मायके की गालियाँ देकर, तो अचानक उसके मन से गुस्सा तो बाहर निकल दी गई। पर अब सोच रही है, मैंने ऐसा क्यों की? वो स्वभाव से ही दयावती थी, दयालु थी, उदार थी। अब जानते हैं ना, सर्वगुण संपन्न थे। तो देखिए यहाँ पे उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसे कभी भी इसका ऐसा शक नहीं था उसकी बात इतना बढ़ जाएगी। वो मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतनी गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूँगी। तो सोच रही है, अगर पति इलाहाबाद पर वो काम कर रहे हैं ना, किसी के दफ्तर में वो नौकर है, तो उसे भी लेके अगर इलाहाबाद लेके चले। आजकल की लड़कियां होते तो क्या करते थे, बहुत खुशी खुशी से पति के साथ चले जाते हैं ना, पर आनंदी तो ऐसे नहीं की है। तो यहाँ संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती है, के साथ उसे रहना, ये सबके साथ मिलजुल कर रहना वो पसंद करते हैं। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गई। तो क्या ना, थोड़ी सी तो गुस्सा थी, वो गुस्सा भी खत्म हो गई। तो रहा सहा क्रोध भी पानी हो जाना। क्रोध तो पानी तरह से नहीं बहती है ना, मतलब क्या है ना, क्रोध कम हो जाना। तो वो रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं है। मन के मैल, मन की गलतियों को धोने वाली एक ही चीज़ है, आंसू है। इसका मतलब होता है पश्चाताप। तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। श्रीकंठ को देकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो पति के पास आ गई, पति से कहा दी, तो आपके भाई बाहर खड़े होके रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अगर वो रो रहे तो मैं क्या करूं? वो गुस्से में है। अब आनंदी, भीतर बुला लो उसे, अंदर तो बुला लीजिए उसे। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? तो मेरी जीभ में आग लगे, तो जीभ पर आग तो नहीं लगा सकेंगे ना, तो जल जाता। इसका मतलब क्या है? तो अपने आप को वो कोसने लगी, मैंने ऐसी गलती ही क्यों की? तो पति से सारे ब्यौरा को पता, सारे विचार को मैंने कहा ही क्यों? अपने आप को कोसने लगी, डांटने लगे। यहाँ पे मैं ना बुलाऊंगा, श्रीकंठ कहता है मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे बाद में, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। उसे बहुत ग्लानि हो गई है, वो पश्चाताप में है, उसे बहुत पश्चाताप हो गई है, तो आगे कुछ गलती ना कर बैठे। श्रीकंठ ना उठे, गुस्सा है उनमें। इतने में लाल बिहार ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कर दे। जाने से पहले तो नमस्कार तो बोलना चाहिए ना, प्रणाम कर दे। भाई तो बात नहीं करे भाभी के द्वारा। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। जो छोटी सी नन्ही सी बच्चों की जैसे ये बर्ताव हो रही है यहाँ पे। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो, प्लीज़ भाभी मुझे जाने दो। जब भैया पसंद नहीं करते हैं तो मुझे यहाँ रहने की कोई अधिकार नहीं है, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी तुम्हें। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने की योग्य नहीं हूँ, इतनी धीमी गति है यहाँ पे। आनंदी,
तुम्हें मेरी सौगंध, मेरी कसम है तुम्हें, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। एक बार कसम लिया तो करना पड़ता है ना, तो करें, ये मेरी सौगंध है, मेरी कसम है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। लाल बिहारी कहता है तब जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा, कभी भी ना रहूंगा। तो जब तक भैया ये नहीं कहेंगे कि मेरा गुस्सा कम हो गई है, तो आइंदा हम गालियां नहीं देंगे। लाल बिहारी को वो चाहेगा, इस तरह से बोल उसके मुंह से निकालना चाहिए, तब तक हम इस घर में नहीं रहेंगे, कभी तो कदाचित कभी भी। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरा मन में तनिक भी मेल नहीं है, किंचित मात्र भी, तो कोई मेल नहीं है, क्रोध नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला, तो देवर और भाभी की बातों को है ना वो सुन रहे थे ना, अब उसकी हृदय पिघल गई। पिघलने का मतलब क्या होता है? नरम हो गई, थोड़ी सी शांत हो गई उसका मन। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा, आलिंगन कर लिया, तो बाहर आ गए, अपने भाई को हक करने लगे। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए, दोनों आपस में है ना रोने लगे ये प्यार से। और लाल बिहार ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, कभी भी मत कहो तुम्हारे मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। इसके बदले में आप जो भी दंड देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। तो आप बस इतना मत कहना आपका चेहरा नहीं देखेंगे। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत चाहता है, बहुत मान रखता है, जिसे हम बहुत पसंद करेंगे उसके मुंह से निकलने वाली एक एक शब्द को, शब्द भी क्या होता है ना बच्चों, हृदय को धाक देने वाले होते हैं, विदारक करने वाले होते हैं। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लो प्यार से इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा, ऐसा मौका कभी भी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा, वो भी करे ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। तो कह रहे यहाँ पे दोनों भाइयों के गले मिलने से देखकर उसे बहुत खुश है। तो यहाँ कह रहे हैं बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। तो कहने लगे बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं कि तो बिगड़ते हुए काम को वो बना लेते। पहले से आप जानते हैं बड़े घर की बेटी के विचारों के तौर से मैंने बता दी, तो बड़प्पन जो होता है मन से निकलने वाले विचार है, पैसों से नहीं है। बड़प्पन मन से होता है, मन के विचारों से होता है, आपकी बोली से होता है, आपकी हाव भाव से होता है, ना पैसों से है। तो कह रही है गाँव में जिसने ये वृत्तांत सुना, एक किस्सा सुनिए, कहानी सुनिए, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता का सराहा, प्रशंसा किया। सराहने का मतलब होता है प्रशंसा करना। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होते हैं। तो कह रहे ना बड़े घर की बेटी ऐसा ही होता है, तो मर्यादा का बचाने का काम करते हैं, तो उजड़ने वाले विचारों को वो बदल देते हैं और एकत्र लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आनंदी अपने सूझबूझ द्वारा बिगड़ती बात को बना लेते हैं, इस तरह तो बड़े घर की बेटी का विचार यहाँ मौजूद है। आनंदी अपने विचार के तौर से तो यहाँ विदारक होगी, हृदय को मिला दिया और बिगड़ते हुए संसार को एकत्र कर दिया। तो वही तो कह रही है, तो जिस बुद्धि के द्वारा आनंदी तो इस संसार को बचा दिया है। ये है बड़े घर की बेटी की कहानी। तो मेरी ख्याल से शायद आप इस कहानी को समझ गए हैं। तो धन्यवाद।